अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क में इस वक्त सियासी गहमा गहमी की सूरत हाल है। ऑपोजिशन की जारहाना तहरीक पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने अपने कार्ड शो करना शुरू कर दिए हैं। सियासी हिकमत अमली का अब सियासी तौर पर जवाब दिया जा रहा है। ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों की कानूनी टीमें भी मुशावरत में मसरूफ हैं। ऑपोजिशन ने 31 जनवरी तक वजीर आजम को मुस्ताफी होने की डेडलाइन दी और अपने लॉन्ग मार्च के लिए फरवरी के महीने तक की मोहलत दी, मगर हुकूमत ने ऑपोजिशन का मुतालबा मानने से साफ इनकार करके उन्हें फरवरी की जगह इसी महीने लॉन्ग मार्च करने और इस्तीफे पार्टी की क़यादत के बजाय स्पीकर को जमा कराने का कह दिया। मगर आज मरियम नवाज से जाती उम्रा में लाहौर के मेंबरान असम्बली ने मुलाकात की, जिसमें कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान ने अपने इस्तीफे जमा कराए और मरियम नवाज ने वाजे किया कि जब अपोजिशन इस्तीफे देगी तो हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात नहीं करवा सकती। आप 500 सीट्स के ऊपर इलेक्शन नहीं करा सकते बाई इलेक्शन। पूरी अपोजिशन जब रिज़ाइन कर देती है आपके पास कोई चारा नहीं है। और ये आप जो कह रहे हैं हम इलेक्शन करा देंगे, तो ये कोई खाला जी का घर नहीं है। 70% वोट को रिप्रेजेंट करती है PDM, तो वो क्या आप उनके बगैर इलेक्शंस करा लेंगे? आप अगर PDM रिज़ाइन करती है, जो कि इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे, आप इलेक्शन नहीं करा सकते। मरियम नवाज ने PDM के जलसे के दिन, लाहौर के जलसे के दिन, जो वज़ीर आज़म की तस्वीर जारी की गई उस पर भी तबसरा किया। PDM का लाहौर का जलसा हो रहा था, आप अपने कुत्तों के साथ अपनी तस्वीर जारी कर रहे थे, तो वो आप कुत्तों को नहीं बहला रहे थे, आप अपना खौफ बहला रहे थे। जितने भी लोग थोड़ी बहुत भी नफ्सियात को समझते हैं, वो जो तस्वीर इशू हुई थी उसके पीछे आपका खौफ झलक रहा था। और ये भी मैं आपको बता दूं कि कुत्तों से खेलना और बात है, कौमी इदारों से खेलना बहुत ख़तरनाक है, जिसके नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे, जिसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी और वो कीमत आपसे कौम लेगी। साथ ही IG सिंध के अगवा होने के मामले पर जो सिंध हुकूमत की इंक्वायरी रिपोर्ट है वो अब तक मंजर आम पर नहीं आई है। हालांकि उसकी डेडलाइन नवंबर में ख़त्म हो चुकी है। उस पर भी मरियम नवाज से सवालात हुए, क्योंकि आर्मी चीफ ने जिस इंक्वायरी का हुक्म दिया था और जिसकी रिपोर्ट सामने आई थी उसे नवाज शरीफ ने मुस्तरद कर दिया था। और नून लीग मुसलसल कह रही थी कि रिपोर्ट में तशनीगी रह गई है। ख्वाजा आसिफ ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि जिन्होंने IG के साथ ये किया उन अफसरान के नाम सामने आने चाहिए, अवाम के सामने पूरी हकीकत आनी चाहिए। मगर आज जब सहाफ़ियों ने सिंध हुकूमत की इंक्वायरी रिपोर्ट पर सवाल किया तो मरियम नवाज ने जवाब दिया कि हकीकत अवाम के सामने आ चुकी है, अब किसी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने ये काम किया था उन्होंने तस्लीम कर लिया। दफ़ा नहीं, उसकी जो रिपोर्ट सामने आनी थी वो आ चुकी है। पूरी कौम को नहीं, मैं बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने भी ये एडवेंचर किया। उसने मियाँ नवाज शरीफ और PDM के बयानिए को मज़ीद तक़वियत भी दी, उस पर मोहर भी सब्त कर दी कि वो जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। और वो इस बात पे भी मोहर सब्त हो गई थी कि ये हुकूमत इमरान खान की नहीं है, वो मिस्टर खामखा है, ताबेदार खान है, उसको तो कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन उस केस के जितने भी फैक्ट्स थे वो कौम के सामने आ चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अब उस पर किसी भी रिपोर्ट की ज़रूरत है। फैक्ट्स कौम के सामने, जिन्होंने किया था उन्होंने एडमिट कर लिया। आज मरियम नवाज ने बाकायदा वज़ीर आज़म पर तनकीद की, इदारों को पैगाम दिया, सेनेट इंतखाबात से मुतालिक हुकूमत हिकमत अमली को गैर आइनी करार दिया। अपोजिशन की पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरह सेनेट इंतखाबात को मुतासिर किया जाए। मौलाना फजल रहमान ने गुज़िश्ता हफ्ते वाज़े किया था कि सेनेट के इलेक्टोरल कॉलेज को मुतासिर करने के लिए वो आइनी माहिरीन से मुशावरत करेंगे, मगर हुकूमत ने मार्च की बजाय फरवरी में ही सेनेट के इंतखाबात का फैसला कर लिया। यानी उस महीने जब अपोजिशन लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली बना रही है और इस्तीफे उसके बाद देने का ऐलान कर चुकी है, हुकूमत ने उस महीने में सेनेट के इंतखाबात का ऐलान किया। सिर्फ यही नहीं, हुकूमत सेनेट इंतखाबात में खुफिया राय दही के बजाय शो ऑफ हैंड्स पर जोर दे रही है, यानी जो रुकने पार्लियामेंट वोट देगा वो जाहिर होगा। और इस हवाले से हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर चुकी है, मगर अपोजिशन ने हुकूमत की इस हिकमत अमली को गैर आइनी करार दिया है और इदारों को भी पैगाम दिया है कि इन मामलात पर कौम की नजरें हैं, जो फैसला करें आइन के मुताबिक करें। आज नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने मीडिया से इस हवाले से भी बात की। अचानक ऐसी क्या आफत आ पड़ी कि आपको एक महीना पहले इलेक्शंस अनाउंस करने पड़े? जो भी इलेक्शंस अनाउंस होने होते हैं उनका जो स्केड्यूल अनाउंस होना होता है, वो आईन पाकिस्तान ने एक इदारा बना रखा है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर ये चीज़ नहीं कर सकता। जो तरीका कार है इंतखाब का, वो भी आपको अचानक याद आ गया है। आप सुप्रीम कोर्ट को किस खुशी में कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं? मैं शो ऑफ हैंड्स के खिलाफ नहीं हूँ। जो ऐलान हुआ है शो ऑफ हैंड्स का, जो मकसूद है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आपकी हुकूमत जाती नजर आ रही है, आपको अपने MPAs और MNAs पे एतमाद नहीं रहा, तो आपको आज शो ऑफ हैंड्स याद आ गया। अगर आप उसको बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत है। उसको आप ऑर्डिनेंस के जरिए बुलडोज नहीं कर सकते।
ये पार्लियामेंट का काम है। में हम लीगल मेजर्स क्या लेंगे वो हम इंशाल्लाह पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे। ईसीपी को भी इस सिलसिले में जो है वो अपना किरदार अदा करना होगा, अपनी आईनी जिम्मेदारियों को पहचानना होगा। किसी एक पार्टी के मकासद की तकमील के लिए आप इस्तेमाल नहीं हो सकते। कौम की नज़रें हैं आपके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी पाकिस्तानी कौम की नज़रें। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कौम को मायूस नहीं करेगी और आइन का हुलिया बिगाड़ने वालों का साथ नहीं देगी। हुकूमत अपोजिशन के लॉन्ग मार्च को मुतासिर करने की कोशिश कर रही है और अपोजिशन कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरह हुकूमत को सेनेट इंतखाबात से पहले घर भेजा जाए, कमज़ोर किया जाए। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे मुतादिद वाक़यात हैं जिसमें कभी तहरीक इंसाफ, कभी पीपल्स पार्टी, कभी नून लीग सेनेट में खुफिया राय दही के खिलाफ रही हैं। कभी सेनेट के इंतखाबात पर और कभी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर यह बहस होती रही। जब 2019 में सेनेट चेयरमैन के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद अक्सरियत होने के बावजूद नाकाम हो गई तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेनेट इंतखाबात में शफाफियत के लिए इस्लाहात की बात की। साथ ही अपोजिशन ने ऐलान किया कि जिन अराकीन ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ खुफिया राय दही में हुकूमत के हक में वोट दिया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नून लीग के रहनुमा हसन इकबाल ने भी कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग के तजर्बे के बाद अपोजिशन सेनेट इंतखाबात के तरीक़ाकार से मुताल्लिक तरामीम की तरफ जाएगी। हमने ये भी फैसला किया है कि अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर सेनेट के इंतखाबात के कवानीन में तरामीम लाई जाएंगी। हॉर्स ट्रेडिंग की जो हमें अब तजुर्बा हुआ है इसको शफाफियत में बदला जाएगा और शो ऑफ हैंड के ज़रिए इलेक्शन का तरीका चुना जाएगा। यानी खुद ओपोजिशन ने ये बात की थी और सवाल उठाया था कि सीक्रेट बैलेटिंग की वजह से हॉर्स ट्रेडिंग की हौसला अफजाई होती है, क्योंकि सेनेट चेयरमैन के खिलाफ तरीके एतमाद पर सबके सामने ओपोजिशन के 64 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। फिर जब खुफिया राय दही की बारी आई तो ये तादाद कम होकर 50 हो गई और फिर जब ये मुतालबा हुआ कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने ये काम किया, तो भी तादाद 64 थी जिन्होंने मुतालबा किया। माजी में खुद वज़ीर आज़म इमरान खान भी सीक्रेट वोटिंग को पार्लियामेंट की तौहीन करार दे चुके हैं। 2 फरवरी 2015 को इमरान खान ने ट्वीट किया था कि सेनेट इंतखाबात के लिए सीक्रेट बैलेटिंग पार्लियामेंट की तौहीन है और जमाती जमहूरियत की नफ़ी है। सिर्फ यही नहीं, 3 मार्च 2018 को सेनेट इंतखाबात हुए। तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असेंबली पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की और खुफिया राय शुमारी में मुखालिफ उम्मीदवारों को वोट दिया, जिसका खुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने नोटिस लिया। तहकीकात हुई और फिर इमरान खान ने खुद अप्रैल 2018 को ऐलान किया कि 20 अरकान वोटों की फरोख्त में मुलविस पाए गए हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और बाद में एक्शन लिया भी गया और उन्हें पार्टी से निकाल भी दिया गया। यानी पाकिस्तान में एक तवील अरसे से ये बहस हो रही है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि सीक्रेट बैलेटिंग पर भारत में भी बहस होती रही है। और सिर्फ यही नहीं, जमहूरियत की बहाली और मजबूती के लिए 2006 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान जो मिसाक जमहूरियत हुआ उसमें भी फैसला किया गया कि करप्शन और फ्लोर क्रॉसिंग को रोकने के लिए खुफिया राय दही को ख़त्म किया जाएगा और जो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा उसे पार्टी से नाअहल करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। और अब वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान में खुफिया राय दही को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। अहम बात यह है कि ऐसी ही सूरत हाल भारत में भी देखने में आई। वहाँ क्या हुआ इसका जायजा ले लेते हैं। भारत में भी राज्यसभा के इंतखाबात के लिए एतराज़ उठाया गया कि खुफिया राय दही करप्शन का रास्ता खोल देती है, इसलिए भारतीय पार्लियामेंट ने राज्यसभा यानी सेनेट के इंतखाबात के तरीक़ाकार से मुताल्लिक 1999 में एक कमेटी बनाई जिसने रिपोर्ट तैयार की और यह सिफारिश की कि खुफिया राय शुमारी से करप्शन का रास्ता खुलता है, इसलिए खुलेआम राय शुमारी से मुताल्लिक जायजा लेना चाहिए। जिसके बाद भारत में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कामयाबी के साथ पार्लियामेंट में ओपन बैलेटिंग सिस्टम का बिल मुतारिफ करवाया, जिसमें यह उसूल रखा गया कि कोई भी कानून साज अपना वोट डालने से पहले पार्टी के मुताल्लिक पोलिंग एजेंट को अपना वोट जाहिर करेगा और फिर उसे बैलेट बॉक्स में डालेगा। ऐसा ना करने की सूरत में उसका वोट ज़ाया तस्वुर किया जाएगा। इस बिल को बाद में भारतीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और कहा गया कि उससे आज़ादी ज़ाहिर राय मुतासिर होगी जो जमहूरियत की असास है। मगर 2006 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त को कसरत राय से मुस्तरद किया और फैसला सुनाया कि अगर खुफिया राय शुमारी करप्शन का जरिया बनती है तो रोशनी और शफाफियत उसको ख़त्म करने की सलाहियत रखती है। दिलचस्प बात यह है कि 2014 में भारतीय इलेक्शन कमीशन ने राज्यसभा के इंतखाबात में नोटा का ऑप्शन रखा, जिसका मतलब है नन ऑफ द अबव, यानी आप किसी को वोट ना देने का इख्तियार भी रख सकते हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी मुस्तरद कर दिया और हिदायत की कि ये उसूल सिर्फ डायरेक्ट इलेक्शंस पर लागू होता है। मगर भारत में पहले पार्लियामेंट में बिल गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को बरकरार रखा। मगर पाकिस्तान में इस वक्त बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म बहुत पहले से 2018 से ये बात कर रहे थे, मगर पार्लियामेंट में ये मामला नहीं लाया गया, जिसकी वजह से अपोजिशन कह रही है कि इस वक्त ये इसलिए लाया जा रहा है
क्योंकि हुकूमत को खतरा है कि उसके अपने अराकीन पीडीएम की तहरीक के बाद उसे वोट नहीं देंगे। मगर इस सब में भी दिलचस्प बात यह है कि जब हमने अटॉर्नी जनरल साहब से रब्ता किया और इन प्रोग्राम में मदऊ किया तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ये मामला कोर्ट में जाना है तो मैं आ नहीं सकता, मगर ये ज़रूर क्लैरिफाई कर सकता हूं कि हम अदालत में शो ऑफ हैंड के जरिए कराने नहीं जा रहे हैं, बल्कि ये कहने जा रहे हैं कि इस सीक्रेट बैलेटिंग की जगह ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। क्या वजह है और हुकूमत क्या इस वक्त दबाव का शिकार है, हम बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, दो चीज़ें हैं, एक तो ज़ाहिर है आपका आइडिया था ये काबीना की मीटिंग में हमारी इत्तलात के मुताबिक कि जल्दी करा लें फरवरी में, ये एक पॉलिटिकल मूव है, मगर दूसरा है शो ऑफ हैंड का मामला जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जिसके लिए आज मरीम नवाज ने कहा है कि आपको पीडीएम की तहरीक के बाद अपने लोगों पर एतमाद नहीं है इसलिए आप ये काम करने जा रहे हैं, वरना हम शो ऑफ हैंड के खिलाफ नहीं है मगर आप इसलिए कर रहे हैं। देखिए ना, ये तो एक बच्चों वाली बात है। हमेशा ही पाकिस्तान में ये मामला रहा है कि पाकिस्तान में सियासी जमातों की ये गिला रहा है कि कभी जो लोग हैं वो वोट बिक जाते हैं या वो हॉर्स ट्रेडिंग हो जाती है, और सेनेट का जो पूरा इलेक्शन है इसके नतीजे में उसकी क्रेडिबिलिटी इफेक्ट होती है। तो अगर आप ये जो तजवीज़ है ये प्राइम मिनिस्टर साहब की एक्चुअली नई नहीं है, वो तो इलेक्शन से पहले से, आप याद होगा जो पिछला सेनेट का इलेक्शन था उसमें भी इमरान खान कह रहे थे कि आप इसको जो है ओपन वोट से कराएंगे। शो ऑफ हैंड थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि मिसनॉमर हो गया है। शो ऑफ हैंड से मतलब ये तो खैर पॉसिबल नहीं है क्योंकि 11 वोट एवरेज हर एमपी ने देने होते हैं, तो वो शो ऑफ हैंड से नहीं दे सकता। ये होगा कि जो बैलेट पेपर है वो ओपन होगा ताकि लोगों को पता हो कि वोट किधर गया है। इंडिया में भी होता यह है कि आप वोट जो है वो ओपन है राज्यसभा का, और उसमें जो वोट है वो दिखा के डाला जाता है। अगर आप मुतल्लिका पार्टी के एजेंट को वोट नहीं दिखाएं तो वो काउंट नहीं होता इंडिया में। तो ये तो एक ट्रांसपेरेंसी का तरीका है और इस पे तो अपोजिशन को खुश होना चाहिए। अदरवाइज तो गवर्नमेंट्स के पास देखें ना, मनूवर करने का ज्यादा मौका और इख्तियार तो गवर्नमेंट के पास होता है। मगर इसमें सिर्फ मसला ये है कि वो कह रहे हैं कि हम खिलाफ नहीं है, इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी इसकी बात की हुई है, और इत्तफाक की बात यह है कि जब सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आए तब भी अपोजिशन ने यही कहा था। वज़ीर आज़म ने 2018 में दुरुस्त कह रहे हैं ये कहा था, मगर भारत में भी ये पार्लियामेंट के जरिए बिल आया और उसके बाद ये चीज़ें बदली हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इसको चैलेंज करने को मुस्तरद कर दिया था और इस बात को बरकरार रखा कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। तो आप पार्लियामेंट में पहले क्यों नहीं ले गए? इतना अचानक सब कर रहे हैं जिसकी वजह से सवाल उठ रहा है कि क्या खौफ में कर रहे हैं अपोजिशन के? नहीं, अब पार्लियामेंट में तो ये बहुत पहले जा चुका है। पार्लियामेंट में तो आईनी तरमीम मूव हो चुकी है, नेशनल असेंबली से अप्रूव होकर कमेटी में जा चुकी है। प्रॉब्लम यह है कि जो इस वक्त एक जो सिचुएशन बनी हुई है काफी अरसे से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, इसके ऊपर एक बातचीत उस तरह से नहीं हो पाई। और जो मैं आपको पता है, आपके प्रोग्राम में भी मैं हमेशा ये बात करता रहता हूँ कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों में एक्चुअली उन बातों पे हमें मुज़ाकरात तो शुरू करने चाहिए जिन पे कंसेंसस हो सके। इस पे कंसेंसस हो सकता था बट अनफॉर्चुनेटली बातचीत ही नहीं हो रही है, और उसके ऊपर जो असेंबली में हमारे जो पार्लिमानी कमेटी में जहाँ पे ये बिल है वहाँ पे डिस्कशन ही नहीं हुई, और ये कोविड की वजह से भी जाहिर है कुछ मामला आए हैं, तो पार्लियामेंट में ये बिल पहले ही पड़ा हुआ है। वैसे मगर 2018 में वज़ीर आज़म ने अपने सेनेट के अरकान के खिलाफ कार्रवाई की, 2019 में इनकी तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई, कोविड तो बाद में आया है। ऐसा लगता है ना अपोजिशन ने ना हुकूमत ने इसके हवाले से कोई एफर्ट की है। हर एक को अपने अपने वक्त पर एहसास होता है और हुकूमत ने फिर अचानक अदालत जाने का फैसला किया। नहीं, ये बात आपकी ठीक है। हमारे यहाँ ज्यादातर रवाज यही है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज में कोई बड़े थिंक टैंक्स तो है नहीं जो कि ये बातें सोचें पहले और पुश करें पॉलिसी इश्यूज के ऊपर। तो हम तो ज्यादातर जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज में फायर फाइटिंग ही होती है। जब वक्त आता है तो याद आता है कि ये भी करना था, ये भी करना था। उसके अलावा तो हमारे यहाँ इस तरह का रवाज नहीं है। अदरवाइज जो आप बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है, पहले होना चाहिए था, और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर भी एक्चुअली हमें अब तक मूव कर जाना चाहिए। और लाहौर के अरकान आज मिले, मरीम नवाज को सबने अपने इस्तीफे दिए, 31 दिसंबर तक ये कह रहे हैं सब इस्तीफे दे देंगे, और आज मरीम नवाज ने कहा है कि हम आपको 500 सीटों पर इलेक्शन कराने नहीं देंगे। आपको लग रहा है कि हम इस्तीफे देके घर पर बैठ जाएंगे, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। मतलब ये क्या होगा? आपकी ये सोच रही है हुकूमत के इस्तीफे आएंगे ही नहीं, या फिर पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी इसलिए बात आगे नहीं बढ़ेगी, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ इस्तीफे दे देंगे मगर हम संभाल लेंगे? इस्तीफे फ्रैंकली ना इस्तीफों का फैसला मरियम नवाज ने करना है ना बिलावल भुट्टो ने करना है। इस्तीफों का फैसला तो करना है नवाज शरीफ ने और जरदारी साहब ने, और दोनों जहांदीदा सियासतदान हैं, उनको पता है कि सिस्टम से बाहर होने की कीमत क्या होती है।
तो ये तो अंडर 19 लीडरशिप है जो हमारे सामने है पाकिस्तान में। जो असल लीडरशिप है उसको तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस का भी पता है, उनको उन सिचुएशंस का भी पता है कि क्या होती हैं। तो मुझे नहीं लगता, मेरा अपना तज्जिया है कि ये बड़ा मुश्किल होगा कि ये इस्तीफों तक नौबत आएगी। और इससे पहले ही मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ भी आ गए हैं। कुछ शौक भी पूरा हो गया अपोजिशन का ये लाहौर के जलसे वगैरह के बाद, और कुछ बाकी बातें हैं छोटी मोटी वो बैकग्राउंड के ऊपर चलती रहती हैं, तो उनमें भी मामला में बेहतरी आ रही है। सो मुझे लगता है कि अगले हफ्ते 10 दिन में मामला जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प आपने बात की है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को तो लगता है सिस्टम में अंदर आने का ही तरीका ये है कि इस्तीफे देने, बट आपने कहा कि 10-12 दिन में कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाएगी और मामला हो रहे हैं। क्या बैकडोर से कोई कुछ मामला कुछ अप्रोच किए गए इदारों या आपकी तरफ से, जिसकी वजह से आप इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं? जाहिर है एक राब्ते तो जो हैं वो रहते हैं मिनिमम सतह के ऊपर, कुछ ना कुछ राब्ते जो हैं वो तो होते रहते हैं। और जिस तरीके से इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, मेरा ख्याल है टेम्परेचर लाहौर के जलसे के बाद आपने देखा है कि वाज़े तौर के ऊपर जो है वो कुछ नीचे आया है, और ये कुछ आगे चल के थोड़ा और भी बेहतरी जो है वो इसमें आ जाएगी। और इसमें मेरा जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि जो सामने जो लीडरशिप है वो कुछ फैसले करने वाली तो नहीं है, जो पीछे लीडरशिप है जिन्होंने फैसले करने हैं उनको पता है कि किधर जाएंगे मामला। तो इसी जो पीछे लीडरशिप है उसमें क्या नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से कोई राब्ता हुआ है जिसकी वजह से ये उम्मीद है आपको? ये तो मैं नहीं कह सकता कि नवाज शरीफ या जरदारी से राब्ता हुआ है या क्या राब्ता हुआ है या कैसे हुआ है, लेकिन ये देखते हैं अभी जिस तरह से मामला आगे चलेंगे तो किस तरह से मामला जो है वो आगे बढ़ेंगे। और अपोजिशन इस्तीफे देने की नौबत पे नहीं जाएगी, उनको भी एग्जैक्टली पता है। फजलुर रहमान साहब का इंटरेस्ट होगा इस्तीफे देने में, कि उससे उनको लगता है कि हुकूमत को, चाहे क्योंकि वो सिस्टम से बाहर हैं तो वो कोशिश करते हैं कि इस तरह की बात जो है हो सके। जो लोग सिस्टम के अंदर हैं उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस का भी अंदाज़ा है, और उनको ये भी अंदाज़ा है कि सिस्टम से मुकम्मल बाहर नहीं होना चाहिए। सो उम्मीद यही है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं। और ये उम्मीद आपकी स्टेटस को के साथ है, क्योंकि गिव एंड टेक नहीं होगा, हुकूमत को भी कुछ चीज़ें गिवन नहीं करनी पड़ेंगी, जैसा है वैसा ही चलेगा और इस्तीफे भी नहीं आएंगे, ये आपकी उम्मीद है? देखिए, जो गिव एंड टेक जो है वो होने में कोई हर्ज भी नहीं है। पॉलिटिक्स जो है वो आर्ट ऑफ पॉसिबल का नाम है। सिर्फ एक चीज़ के ऊपर गिव एंड टेक नहीं हो सकता, प्राइम मिनिस्टर साहब उसके ऊपर बड़े वाजे हैं, वो ये है कि वो केसेस को कहते हैं कि आप इससे अलहदा करें, और उसके ऊपर वो कंसेशन देने के ऊपर बिल्कुल भी आमादा नहीं है, जो और ना ही वो NRO देने की उस मामले की तरफ है। उसके अलावा बाकी चीज़ों के ऊपर तो जो चीज़ें हैं वो लगी रहती हैं, बातचीत होती रहती है। और मेरा ये ख्याल है कि जो मैंने पहले जिस तरह किया कि उन मामलात के ऊपर बातचीत ज़रूर शुरू होनी चाहिए जिनमें कंसेंसस हो सकता है। और फॉर एग्जांपल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल NFC है, 18th अमेंडमेंट है, इनसे शुरू करते हैं, फिर बात आगे चलती रहेगी। मतलब मगर आप तो खुद कहते हैं कि उन्हें चाहिए ही है NRO, वज़ीर आज़म बार बार कहते रहे हैं, तो उसके बगैर आप कह रहे हैं कि बात आगे बढ़ जाएगी, आपकी उम्मीद है? देखिए ना, या तो वो एब्सोल्यूट पोजीशन में होते कि इमरान खान को हटा सकते, अपोजिशन को भी ये एहसास है, और जो अपोजिशन के अंदर जो संजीदा लोग हैं उनको भी एहसास है कि ये उस पोजीशन में नहीं है, और वज़ीर आज़म को और हुकूमत को हटाना जो है वो मुमकिन नहीं है अपोजिशन के लिए। लिहाजा जिस तरह से मैंने भी पहले अर्ज़ किया था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक एक कदम हुकूमत और अपोजिशन पीछे ले, और मामलात जो हैं उनको स्टेबिलिटी की तरफ, इस्तेहकाम की तरफ लेके जाए। और देखिए, पॉलिटिकल जो इस्तेहकाम है वो बड़े फ़ैसलों के लिए ज़रूरी है, और बड़े फ़ैसले अगर हमने करने हैं तो फिर एक मिनिमम गेम के रूल्स जो हैं वो तय होने चाहिए, और वही जो है उस तरफ ही जाएंगे मामला। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्हें उम्मीद है कि बात इस्तीफों तक नहीं जाएगी, मामलात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आपको भी बात करेंगे। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर का कहना है कि उन्हें जहनी अजियत दी जा रही है, इसलिए वो फिलहाल क्रिकेट छोड़ रहे हैं। श्रीलंका प्रीमियर लीग के बाद एक इंटरव्यू में मोहम्मद आमिर ने कहा कि मौजूदा बोर्ड मैनेजमेंट में क्रिकेट नहीं खेल सकता, फिलहाल इस मैनेजमेंट की वजह से क्रिकेट छोड़ा हूं। मैं अब इस मैनेजमेंट के जो अंडर में क्रिकेट खेल सकता हूं, और जहां तक मुझे लगता है कि मैं जो है वो क्रिकेट छोड़ रहा हूं इस टाइम।
क्योंकि जो मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। मैं 1-2 दिन में अभी मैं पाकिस्तान पहुँचा हूँ, फैमिली से जाके मिलूँगा, प्रॉपर आपको स्टेटमेंट के साथ आपको बता दूंगा कि इसका एक्चुअल रीज़न। मैं तो ये था कि मैं वाइट बॉल में जितना भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ पाकिस्तान के लिए, मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ, मैं दूँ। लेकिन हर 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद कभी आपके बॉलिंग कोच कहते हैं जी वो डिच कर गया, मैं कभी कहते हैं जी उसका वर्कलोड नहीं था, कभी मुझे 35 लड़कों के प्लान में नहीं रखा जाता। तो वो इसका मतलब है मुझे अंदर खाने में तो मुझे वेकअप कॉल दी उन्होंने कि भाई साहब आप हमारे फ्यूचर प्लान में नहीं हो, आप साइड पे हो। इस बयान से इशारा मिला कि मोहम्मद आमिर ने अभी बाकायदा रिटायरमेंट नहीं ली है, बल्कि सिर्फ मौजूदा मैनेजमेंट के साथ खेलने से इनकार किया है। लेकिन पीसीबी ने फौरन ही इस मामले पर रद्द-ए-अमल दिया और एक प्रेस रिलीज में बताया कि बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने मोहम्मद आमिर से राब्ता किया है। मोहम्मद आमिर ने चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी को तस्दीक की कि वो मजीद बैनुल-अक़वामी क्रिकेट खेलने की ख्वाहिश नहीं रखते। इलामी के मुताबिक बोर्ड मोहम्मद आमिर के फैसले का एहतराम करता है और इस मामले पर मजीद कोई तबसरा नहीं किया जाएगा। मोहम्मद आमिर ने 26 जुलाई 2019 को 5 रोज़ा क्रिकेट से रिटायरमेंट लेते हुए ऐलान किया था कि अब वो मुख्तसर मुद्दत की क्रिकेट पर फोकस करेंगे। उस वक्त उन पर तनकीद भी हुई। जो बॉलिंग कोच हैं वकारी यूनुस, उन्होंने तनकीद की। अब एक बार फिर कहा है कि रेड बॉल छोड़कर वाइट बॉल क्रिकेट खेलना आमिर का अपना फैसला था। आमिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई वर्कलोड की वजह से वो बाहर हुए हैं या वो जो आपने कहा कि शायद क्रिकेट छोड़ गए हैं। मेरा नहीं ख्याल, अभी मैंने उनको देख रहा था कि वो किसी लीग में खेल रहे थे। वकारी यूनुस ने यह बयान दिया, फिर मोहम्मद आमिर का फैसला सामने आया। मोहम्मद आमिर ने 147 बैनुल-अक़वामी मैचों में 259 विकेटें ली हैं। 2009 के T20 वर्ल्ड कप, 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम दोनों का हिस्सा थे। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में उन्होंने भारत के खिलाफ 3 विकेटें ली, विराट कोहली को आउट किया, रोहित शर्मा को आउट किया। इस हवाले से बात करेंगे। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों में से कौन जिम्मेदार है? क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया जिम्मेदार है, टीम इंतजामिया जिम्मेदार है, आमिर जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है ये जो क्राइसिस पैदा हुआ है इसका? देखिए, ये दोनों तरफ से मैं समझता हूँ कि हुआ है, लेकिन बड़े अगर स्टार्ट ना लेते तो छोटों को मौका ना मिलता बात करने का। तो मीडिया के थ्रू क्यों पता चल रहा है, मीडिया के थ्रू क्यों बातचीत हो रही है इनकी? आपस में कमरे में बैठे गपशप लगाएं, इजी केस से कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। मोहम्मद आमिर को भी एडवाइस यही है कि उसका जो डिसीजन था वो थोड़ा सा हैश था। कुछ लाइफ में चैलेंजेस आती हैं जिन्हें कबूल किया जाता है। जो अच्छे तगड़े प्लेयर होते हैं, कैरेक्टर वाले होते हैं, उन्हें उन चैलेंजेस को कबूल किया जाता है और वो अपनी परफॉर्म करके वापस आता है। और मैं समझता हूँ मोहम्मद आमिर की जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान टीम को। नो डाउट नया टैलेंट हर कोई सपोर्ट करेगा, मैं भी करूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि आमिर के अंदर T20 या वनडे क्रिकेट की अभी है, क्रिकेट बाकी है। मगर उनका अपना फैसला था, उनको टीम में वापस जगह दी गई, हालांकि मुखालफत थी, मगर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी, जिसके बाद ज़ाहिर बोर्ड की तरफ से भी रिएक्शन आया, वकारी यूनुस साहब की तरफ से आया। लग रहा था कि वो फ्यूचर प्रोग्राम का हिस्सा थे। अब फिर वकारी यूनुस साहब ने कहा कि वो लोड का मसला तो नहीं है, वो वाइट बॉल क्रिकेट दूसरी भी खेल रहे हैं, लीग्स खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट छोड़ना दुरुस्त फैसला था उनका आपके ख्याल में? देखिए, आमिर जो पाकिस्तान से खेलने का मजा है, देखिए मोहम्मद आमिर के अंदर भी पाकिस्तान की भी क्रिकेट बाकी है, लेकिन आमिर को यह है कि एक चीज का एहसास करना चाहिए कि जो क्रिकेट और जो खेलने का मजा पाकिस्तान के लिए आता है, स्टार मतलब जो आपके स्टार लगा होता है, उसके लिए जो खेलने का जो प्राइड है वो मेरे ख्याल में किसी और चीज में नहीं है। नो डाउट मैं इसको समझता हूँ कि मोहम्मद आमिर को चीजों को सोच समझ के लेके चलना चाहिए और क्रिकेट बाकी है उसके अंदर, लीग क्रिकेट भी खेलें, लेकिन पाकिस्तान अगर आप खेल सकते हो तो इसको एज अ चैलेंज के तौर पे लेके पाकिस्तान टीम के अंदर कम बैक करें, अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। मगर बोर्ड की प्रेस रिलीज में तो लिख दिया गया है कि जैसे बोर्ड ने मान लिया है कि वो उनके फैसले का एहतराम करते हैं, तो फिर ये समझा जाए कि वो रिटायर्ड ही तस्वुर होंगे, या आपके ख्याल में आमिर को पीसीबी को साथ बैठना चाहिए और रिव्यू करना चाहिए इसको? मैं कह रहा हूँ अब बात इशू बन गया है, अब बड़ी चीज हो गई है, सामने आ गई हैं चीजें। अल्लाह करे, मैं तो कहता हूँ कि बैठ के अगर दोबारा बात कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं चीजों को, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर पीसीबी ने इस तरह कह दिया तो इसका मतलब यह है कि पीसीबी का ऑलरेडी फ्यूचर प्लान ही यही था कि आमिर को साइड पे करना था, लेकिन सिर्फ हैंडल ठीक नहीं किया। पीसीबी को चाहिए था कि अपना प्लान डिस्कस करते मोहम्मद आमिर के साथ पहले। मतलब मगर अब जबकि हालात सामने है, अगर बोर्ड इंतजामिया उनसे बात करती है, आमिर मान जाते हैं, जो टीम इंतजामिया है, वकारी यूनुस साहब भी जो बात कर चुके हैं, आमिर उनके बारे में कर चुके हैं, आपको लगता है ये अब साथ काम हो सकता है, वो टीम में आ जाएं तो खेल सकते हैं, मामला आगे बढ़ सकते हैं? देखें, वो तो फिर सामने वाले के कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाला कितना बड़ा दिल दिखाता है। दरगुजर करना चाहिए चीजों को, जब आप चीजों को सीधे तरीके से लेके चलना चाहते हैं, फिर नेक नियत ईमानदारी के साथ करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत डालेगा उसके अंदर। बहुत शुक्रिया। शाहिद खान आफरीदी की बात आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर बात करेंगे।
पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह 6.3% हो गई है, मगर एक दिन में होने वाली अमवात की तादाद अब भी ज्यादा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 71 अमवात हो चुकी हैं। मुल्क में अब तक कोरोना से होने वाली अमवात की तादाद 9080 तक पहुंच गई है। अब मस्बत केसेस की शरह में इतनी तेजी से इजाफा नहीं हो रहा है, मगर अमवात ज्यादा हो रही हैं। इससे पहले 15 दिसंबर को 105 अमवात रिपोर्ट हुई थी। मस्बत केसेस की शरह 7.3% थी। अमवात की शरह 30 जून के बाद सबसे ज्यादा थी। दूसरी तरफ कई ममालिक में कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में अभी वैक्सीन आई नहीं है, मगर कॉन्स्पिरेसी थियरीज शुरू हो चुकी हैं, उसके खिलाफ बातें शुरू हो चुकी हैं। वैक्सीन के खिलाफ पहले से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, बरतानिया, अमेरिका और कनाडा में वैक्सीनेशन का आगाज हो चुका है। इसराइल में भी अगले हफ्ते वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज हो रहा है। बहरीन चीन की कोरोना वैक्सीन के आम इस्तेमाल की मंजूरी दे चुका है। कुवैत, उर्दन और सिंगापुर में फाइजर बायोटेक कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे जा चुकी है। कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान में कब और कौन सी दस्तयाब होगी, इस हवाले से वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि जल्द अवाम को बताएंगे। वैक्सीन से मुताल्लिक पाकिस्तान के अवाम क्या सोच रहे हैं, ये भी दिलचस्प है। इस हवाले से इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के ताज़ा तरीन सर्वे में 1500 से ज़ायद अफराद ने हिस्सा लिया। सर्वे में उनसे सवाल किया गया कि क्या आप कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। उस पर 56% ने कहा हाँ वो वैक्सीन लगवाएंगे, जबकि 36% ने इस सवाल का नफी में जवाब दिया, जबकि 10% लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। हम अपने मुताबिक प्रोग्राम्स में अमेरिका में मकीम डॉक्टर फ़हीम यूनुस को मदऊ कर चुके हैं। वो वहाँ कोरोना के मरीजों का इलाज करते रहे हैं, कोरोना पर राय देते रहे हैं। उन्होंने भी कल कोरोना की फाइजर की तरफ से बनने वाली वैक्सीन लगवाई। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। डॉक्टर फ़हीम यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब आपने भी वैक्सीन लगवाई, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में कॉन्स्पिरेसी थियरीज हो रही हैं, ये बताइएगा कोई साइड इफेक्ट्स आए, आपकी तबीयत ठीक है, 24 घंटे से ज़्यादा हो गए? जी नहीं, कोई ऐसा नेगेटिव रिएक्शन नहीं अल्लाह की फजल से, और सिर्फ मुझे नहीं लगा, दर्जनों और लोगों को भी लगा हमारे हॉस्पिटल में। और अगले एक हफ्ते में हो सकता है 1 या 2 मिलियन लोगों को ये वैक्सीन लग जाए अमेरिका में। सो अब ये नंबर्स बढ़ रहे हैं और हमें इसका और ज़्यादा तजर्बा हो रहा है कि इसके साथ कोई और इफेक्ट्स हैं या नहीं। मगर डॉक्टर साहब वैसे कोई साइड इफेक्ट्स क्या सामने आए हैं? आपने अपने पेशेंट्स में देखे हो, बात हो रही है कि जिनको एलर्जी है वो ना इस्तेमाल करें, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या मामला है वैक्सीन का वहाँ? जी देखिए, इनको कहते हैं एक्यूट साइड इफेक्ट्स। ये बहुत थोड़े नंबर में होते हैं और खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं या मैनेजेबल होते हैं। तो उस तरह से तो हर दवाई जो हम खाते हैं उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। ये वैक्सीन कोई खास चीज़ तो नहीं है। आप पैरासीटामोल ले लें तो उसका भी साइड इफेक्ट हो सकता है, आप एमॉक्सिसिलिन ले लें उसका भी साइड इफेक्ट्स हो सकता है। असल बात यह है कि क्या वो साइड इफेक्ट्स दायमी हैं, ज़्यादा देर चलते हैं, या खुदा न खास्ता हलाकत का मौजब बन सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक जो रेगुलर मुझे जो फीलिंग है वो वैसी ही है जैसी किसी भी वैक्सीन की होती है। थोड़ा सा बाजू में दर्द है जहाँ पे मुझे शॉट लगा, लेकिन अदर देन दैट आई एम एट वर्क और सारे लोग जिनको वैक्सीन लगी वो काम पे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। ये हज़ारों लोगों पे इसकी तहकीक हो चुकी है और वो पब्लिकली अवेलेबल है। वो तहकीक कोई भी जाके उसको पढ़ सकता है, अपनी तसल्ली कर सकता है। डॉक्टर साहब एक और मसला है, पाकिस्तान में लोग एहतियात नहीं कर रहे, कोरोना फैल रहा है, बात हो रही है। 2 लोगों के ओपिनियन, एक तो ये कि जी अब वैक्सीन आ जाएगी तो वैसे ही कोरोना ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ये कि एहतियात करके क्या करें, एक दिन तो सबको कोरोना होना ही है, तो जितना जल्दी हो जाए होता रहे। एहतियात करके क्या फ़ायदा हो जाएगा, इस हवाले से आप क्या कहिएगा? जी नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। मैंने कई दफ़ा ये बात अर्ज़ की है कि जो आज से 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू की आउटब्रेक आई थी, तब भी 3 में से 2 लोगों को स्पेनिश फ्लू नहीं हुआ था। 65% ऑफ द वर्ल्ड को नहीं हुआ था। 10 साल पहले स्वाइन फ्लू आया था, 80% ऑफ द वर्ल्ड को नहीं हुआ था। जो कोरोना है ये भी मोस्ट लाइकली 70 to 80% ऑफ द पीपल शुड बी एबल टू अवॉइड इट। ये जो ख्याल है कि जल्दी हो जाए, ठीक है, अगर आपको हो भी जाएगा तो हो सकता है 6 या 8 महीने के बाद दोबारा हो जाए। तो मसला ये नहीं है कि आपने इसमें से एक दफ़ा हो गया तो ये खुदा ना खास्ता कोई पोलियो की तरह नहीं है कि दोबारा होगा नहीं। और दूसरी बड़ी ये इसकी बात ये है कि हम चाहते हैं कि इससे आप एक तरह से फारिग हो जाए ताकि लाइफ नॉर्मल हो जाए। अगर हम इसकी वैक्सीन नहीं लेंगे और अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो अल्लाह ना करे ये 2, 3, 4 साल तक चल सकता है। ऐसे ममालिक में आप देखें, दुनिया में पोलियो ख़त्म हो चुका है, लेकिन कुछ ममालिक में आज भी उसका रिस्क है। तो हमें इस चीज़ को सोचना है कि ऐसा ना हो कि दुनिया के 50 या 60 ममालिक में तो ये कोरोना ख़त्म हो जाए और वो नॉर्मल हो जाए, और खुदा कभी ना करे कि पाकिस्तान में हालात 2-3 साल बाद भी ऐसे ही हों। बहुत शुक्रिया। और सबकी उसको आपने सुनी, एक और आम खबर है, सुप्रीम कोर्ट से वो खबर आई है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
अदालतें बार बार नैब के तरीक़ाकार, नैब की गिरफ्तारी के अख्तियार और नैब के कवानीन पर सवालात उठा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी नैब के तरीक़ाकार पर अहम रिमार्क दिए। सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स केस में डॉक्टर डिंशा और दीगर मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत के दौरान जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि अदालत मौजूदा केस में नैब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। 20 महीने एक बंदा जेल में है जबकि मरकजी किरदार आज़ाद घूम रहे हैं। इस पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि जिन लोगों ने ताउन नहीं किया या प्ली बार्गेन की दरख्वास्त नहीं दी उन्हें गिरफ्तार किया गया। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क दिए कि नैब का ये रवैया जानिबदारी जाहिर करता है। नैब का तरीक़ाकार उसकी जहनियत की अक्कासी करता है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर ने रिमार्क दिए कि डॉक्टर डिंशा जैसे उम्र रसीदा शख्स को पकड़ लिया, बाकी 27 लोग आज़ाद हैं। इन्हीं वजूहात की वजह से नैब पर सुबह से शाम तक बातें होती हैं। जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि नैब की वजह से लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेंगे। जापान में एहतसाब और कानून की बालादस्ती हमारे लिए एक मिसाल है। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने नैब प्रोसिक्यूटर से मुकालबा करते हुए कहा कि चेयरमैन नैब और आपके सिवा एक शख्स बताएं जो नैब की तारीफ करता हो। जिन मुल्जिमान को पकड़ा गया है वो कठपुतली हैं। अदालत ने रिमार्क दिए कि 29 मुल्जिमान में से 2 के अलावा दीगर के खिलाफ कार्रवाई न करने की वजूहात नहीं बताई गई। सिंध में पैसा जिन 2 अफराद को जाता है वो सबको मालूम है। बाग इब्न कासिम की जमीन पर बिल्डिंग बनाने के लिए सिंध में अलग से कानून बना। जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि कोई मामूली इल्जामात पर गिरफ्तार हो जाता है, कोई संगीन जुर्म करके भी आज़ाद घूमता रहता है। सुप्रीम कोर्ट से कई मुल्जिमान की 2.5 साल बाद रेफरेंस दायर न होने पर जमानतें हुई। जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि अवामी ओहदा रखने वालों का एहतसाब हर सूरत होना चाहिए। नैब अपने कानून का इतलाक सब पर यकसा नहीं कर रहा। नैब ने 1 साल से मुल्जिमान की प्ली बार्गेन की दरख्वास्तों पर फैसला क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि नैब कानून के मुताबिक और शफाफियत से केस के दीगर मुल्जिमान के खिलाफ भी यकसा कार्रवाई करे। अगर पेशरफ्त ना दिखाई तो आइंदा समाअत पर चेयरमैन नैब जाती हैसियत में पेश हों। अदालत ने वाज़ेह किया कि एहतसाब के लिए तहकीकात करना नैब का इख्तियार है, लेकिन शहरियों की आज़ादी और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। अदालत ने केस की समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में आज चौधरी बिरादरान की नैब के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत हुई। दौरान समाअत डीजी नैब लाहौर ने अदालत को बताया कि नैब ने चौधरी बिरादरान के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का केस बंद कर दिया है। चौधरी बिरादरान के खिलाफ सिर्फ आमदनी से ज़ायद असासों का केस नैब के पास ज़ेर तफ्तीश है। उन्होंने अदालत को मजीद बताया कि साल 2000 में गुजरात के एक रिहायशी ने चौधरी बिरादरान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर उस वक्त के चेयरमैन नैब ने महकमा एंटी करप्शन को तहकीकात का हुक्म दिया था। 2010 में नैब लाहौर ने चेयरमैन नैब को चौधरी बिरादरान के केस के बारे में खत लिखा और 2014 में हाई लेवल कमेटी ने 2 माह में इस केस को मुकम्मल करने का कहा था। डीजी नैब लाहौर ने अदालत को बताया कि 2017 में इस केस पर दोबारा काम हुआ। चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात को तलब किया गया और चौधरी बिरादरान को असासों से मुतालिक प्रोफार्मा दिया गया। डीजी नैब ने अदालत को बताया कि हम चौधरी बिरादरान के खिलाफ तहकीकात 6 हफ्तों में मुकम्मल कर लेंगे। जस्टिस सदाकत अली ने कहा कि अगर बंदा टैक्स दे रहा है, तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं, फिर आप कैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं? अदालत ने डीजी नैब से सवाल किया कि आपके कितने असासे हैं? उस पर डीजी नैब ने बताया कि मेरे 4 करोड़ के असासे हैं। फिर अदालत ने सवाल किया कि आप जब लेफ्टिनेंट थे उस वक्त आपकी तनख्वाह कितनी थी? जिस पर डीजी नैब ने कहा कि मेरे पास उस वक्त का रिकॉर्ड नहीं है, मैं अब नैब से 5 लाख तनख्वाह ले रहा हूँ। जैसे सदाकत अली खान ने कहा कि किसी वक्त तसल्ली से आपसे आपके बारे में पूछेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को 4 हफ्तों में चौधरी बिरादरान के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।